आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, साथी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सीजी टेट छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच हमारे एकेडमी में 15 मई से स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर जो भी इच्छुक बच्चे होंगे सीजी टेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अगर चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर में कॉल करके पूछ सकते हैं और बिल्कुल न्यूनतम शुल्क पर आपको ये कोर्स मिलेगा। इस कोर्स का प्राइस होगा 1999 रुपीज़, ठीक है। और इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए या सिलेबस के बारे में जानकारी चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, इससे रिलेटेड अगर आप सारी जानकारी चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर में कॉल करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज हम एडीओ का महामैराथन जो सेशन है, ठीक है, उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो सब करने वाले हैं। इतिहास विषय से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि और जोती हुई भूमि, ठीक है। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को बोला जाता है अपरहत, ठीक है। ये भारतीय इतिहास का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का, जो कि आपके समक्ष है, ठीक है। तो कैसी भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता है अपरहत। तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए और ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो अपरहत किसको बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं। ऑप्शंस दिया गया है, भूमाप, विज्ञान, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। तो क्वेश्चन आपके समक्ष है, आपको आंसर बताना है। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है। कुलियावाप एवं द्रोणवाप शब्द के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो कुलियावाप और द्रोणमाप क्या इकाई थी, ठीक है। तो कुलियावाप और द्रोणवाप भूमि मापने की इकाई थी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कुलियावाप एवं द्रोणवाप भूमि मापने की इकाई थी। किसकी इकाई थी? भूमि मापने की इकाई थी। तो याद रखिएगा, भूमि मापने की इकाई जो थी उसको बोला जाता था प्राचीन भारत में कुलियावाप एवं द्रोणवाप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? गुप्त साम्राज्य के बारे में आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। गुप्त साम्राज्य के जो हमारे संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त हैं, और गुप्त वंश के प्रमुख राजाओं का ट्रिक मैं हमेशा से शुरू से बताते आ रही हूँ। जो भी बच्चे मेरे से पढ़े होंगे सबको अभी तक ट्रिक याद ही हो गया होगा। तो गुप्त वंश के राजाओं को याद रखने का एक ट्रिक है जिसको मैं हमेशा बताती हूँ। तो ट्रिक क्या है? श्रीघट चंद्र सा रामचंद्र कुस्कंद भानवी
तो ये गुप्त वंश के राजाओं को याद रखने का स्पेशल ट्रिक है, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ। अभी तक तो आप सभी को ये ट्रिक बड़ी ही आसानी से याद भी हो गया होगा। तो श्री से है हमारे श्रीगुप्त, कौन है? श्रीगुप्त। घट से हैं घटोत्कच। देखिए यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आपको सीक्वेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरेंज कीजिए, श्रीगुप्त कब राजा बने थे, उसके बाद घटोत्कच कब आए, समुद्रगुप्त कब आए, चंद्रगुप्त प्रथम कब आए, चंद्रगुप्त द्वितीय कब आए। इस तरह से एक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो बड़ी ही आसानी से आपको याद हो जाएगी। देखिए घट से हो जाएगा हमारा घटोत्कच। चंद्र यहाँ पे प्रथम बार आया है तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। फिर उसके बाद आप स से लिखेंगे समुद्रगुप्त। क्या लिखेंगे? समुद्रगुप्त। उसके बाद राम से लिखेंगे रामगुप्त। रामगुप्त के बाद आप देखेंगे चंद्र फिर से दूसरे नंबर में आ रहा है तो इसको आप याद करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या याद करना है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था, इसलिए विक्रमादित्य की भी उपाधि इन्होंने धारण की थी। फिर कु से आप देखेंगे कुमारगुप्त। क्या लिखेंगे? कुमारगुप्त। स्कंद आ रहा है यहाँ पे स्कंदगुप्त। क्या रहे? स्कंदगुप्त। उसके बाद भा से है भानुगुप्त। भा से है भानुगुप्त। वी से है विष्णुगुप्त। वी से है विष्णुगुप्त। तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहाँ पे गुप्त वंश के जो महत्वपूर्ण राजा हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन बना है, तो वो सबसे पहले आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने शकों को पराजित किया था और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और यहाँ पे आपको एक शासक दिखाई दे रहे होंगे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। उसके पश्चात यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुमारगुप्त। क्या दिखाई दे रहा है? कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है भानुगुप्त। क्या दिखाई दे रहा है? भानुगुप्त। तो भानुगुप्त का एक अभिलेख पाया गया है। वो कौन सा अभिलेख है? एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख। और एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमको मिला है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण शासक हैं, हाँ, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ है। किसका आक्रमण हुआ है? हुनों का आक्रमण हुआ है। और श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो घटोत्कच और श्रीगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान रखिएगा। और परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। परम भागवत की उपाधि इसलिए धारण की थी क्योंकि जो गुप्त शासक थे वो कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। किसको प्रदान की जाती थी? ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। ध्यान से सुनेंगे और कमेंट करते जाएंगे भाई आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक विजेता किसे कहा जाता है? जैसे कि अभी ही मैंने बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो कुमारगुप्त। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इन्होंने शकों को हराया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। हाँ, और समुद्रगुप्त को नेपोलियन तो कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। साथ ही साथ इनको धरनी बंद भी कहा जाता है। धरनी बंद की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। पराक्रमांक कहा जाता है।
पराक्रमांक कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का जो सिक्का प्राप्त हुआ है उसमें समुद्रगुप्त की तस्वीर दिखाई दी है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या बजा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं। वीणा बजाते हुए उनको दर्शाया गया है। इसलिए कई इतिहासकार हैं समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहते हैं। ठीक है, संगीत प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं समुद्रगुप्त, जिनको क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत और दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत के 12 राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल किया, उत्तर भारत के 9 राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। और इन्हीं विजयों के उपलक्ष्य में इनको नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना करते हुए इनको भी भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, शक विजेता के बारे में पूछा जा रहा है। तो शक विजेता कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त के 9 रत्नों के बारे में भी आप जानते होंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कितने रत्न रहते थे, 9 रत्न रहते थे, ध्यान रखिएगा। तो 9 रत्नों को हम कैसे याद करेंगे, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, आप सभी को ध्यान तो होगा ही। काव, औ, घट, बेशम, छद। ठीक है, थोड़ा हंसने वाला ट्रिक है, लेकिन हंसिएगा नहीं। इस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों को याद रख सकते हैं। तो फिर से मैं बताती हूँ, क से हो जाएंगे हमारे कालिदास, क से हो जाएंगे हमारे कालिदास, व से हो जाएंगे वराहमिहिर, वराहमिहिर, आ से हो जाएंगे अमर सिंह, अमर सिंह है, सिंह भी बोल सकते हैं। व से वररुचि, वरुरुचि, वररुचि। फिर उसके बाद देखिएगा घट से हो जाएंगे घट खरपर, घट से घट खरपर। उसके बाद देखिएगा बे से हो जाएगा बेताल भट्ट, बेताल भट्ट तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। सम से हो जाएगा शंकु। उसके बाद छ से हो जाएगा छपनक। फिर लास्ट है हमारा धन्वंतरी, धनवंतरी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है काव, औ, घट, बेशम, छद। इस ट्रिक के जरिए आप चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों को बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप सभी से, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, वृहत संहिता की रचना किसने की है, वृहत संहिता की रचना किसने की है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वृहत संहिता की रचना किसने की है, सूर्य सिद्धांत की रचना किसने की है, सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत के रचनाकार का नाम आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ किराता जूर्नियम, किराता जूर्नियम के रचनाकार कौन है। ये जो रचना का नाम मैं लिख रही हूँ ये सभी गुप्तकालीन रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी रचना जो है गुप्त काल में की गई है। तो आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बता देंगे इनके रचनाकारों का नाम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 जो कि हमारे एकेडमी में 15 मई से लॉन्च होने वाली है।
ठीक है। अगर आप सीजी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो कौन से सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 में, कौन से सब्जेक्ट होते हैं पेपर 2 में, अगर आपको इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर में कॉल करके ज़रूर पूछेंगे। साथ ही साथ सिलेबस की जानकारी भी आपको दी जाएगी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो अगर आपको चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर में कॉल कीजिए और ज़रूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान के किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो आप जानते हैं विदेशी यात्रा विवरण के बारे में मैं हमेशा बताती हूँ। तो चीन से कौन कौन सी विदेशी भारत आए थे, चीनी यात्री कौन कौन थे जिनके यात्रा विवरण से हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो कौन कौन से चीनी यात्री हमारे भारत आए थे? तो पहला है सुंग युंग। कौन है? सुंग युंग, सुंग युंग। दूसरा है फाहियान, दूसरा क्या है? फाहियान। तीसरे हैं वेनसोंग, वेनसोंग हमारे छत्तीसगढ़ भी आए थे। उसके बाद है ईस्ट सिंह, ठीक है। ये सारे जो चीनी यात्री हैं हमारे भारत आए थे, लेकिन स्पेशली हमको क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है? फाहियान के बारे में पूछा जा रहा है। तो चीनी यात्री जो फाहियान है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले आप सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या सुमेलित है कि नहीं है। यहीं पर आप गड़बड़ी करते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें ऑप्शन को देखना है। कुमार गुप्त प्रथम के साथ हमको दिखाया गया है मंदसौर अभिलेख। उसके बाद पतिक के साथ हमको दिखाया गया है तक्षशिला अभिलेख। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, समुद्रगुप्त एरन अभिलेख। तो हम देखेंगे किसका संबंध नहीं है, ठीक है, किसका संबंध नहीं है। तो प्रभावती गुप्ता का जो अभिलेख है, प्रभावती गुप्ता का अभिलेख कौन से अभिलेख से है? पूना अभिलेख, ठीक है। तो पूना से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो प्रभावती गुप्त का है। प्रभावती गुप्त कौन है? वाकाटक वंश के शासक, ठीक है। वाकाटक वंश के शासक कौन थे? रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है। रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी कौन थी? प्रभावती। रुद्रसेन, ध्यान से सुनिएगा, रुद्रसेन द्वितीय की जो पत्नी थी वो थी प्रभावती गुप्त। और ये प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी वो थी प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। देखो, गुप्तों और वाकाटकों के बीच में वैवाहिक संबंध था। ध्यान से सुनिएगा, गुप्तों और वाकाटकों के बीच में क्या था? वैवाहिक संबंध था। तभी तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से होता है ना। और हमको यहाँ पे अभिलेख के बारे में पूछा जा रहा है कि उदयगिरी गुहा अभिलेख का संबंध क्या प्रभावती गुप्त से था? नहीं था। प्रभावती गुप्त का संबंध पूना अभिलेख से है। लेकिन अगर हम बात करें उदयगिरी गुहा अभिलेख का संबंध किससे है, तो उदयगिरी गुहा अभिलेख का संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ध्यान से सुनिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त द्वितीय से। लेकिन कभी कभी हमें बोला जाता है, दिया जाता है कि उदयगिरी की जो पहाड़ी है वो उड़ीसा में है
हालांकि अभिलेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, लेकिन उदयगिरी की पहाड़ी पूछेगा तो वो है उड़ीसा में, जहाँ पर हमें जैन धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है और कलिंग राज खारवेल के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि जो कलिंग राज खारवेल है वो कहाँ के राजा हैं, उड़ीसा के ही राजा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रभावती गुप्ता जो थी वह काटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और इनका जो संबंध है वो पूना अभिलेख से है। ठीक है, पूना ताम्रपत्र लेख भी बोल सकते हो आप इसको, पूना ताम्रपत्र लेख। अब हमको आंसर बताना है जी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत होगा। और यहाँ पे एक चीज लिख दिया गया है समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख, यहाँ पे आप लोग भानुगुप्त लिख लो, भानुगुप्त, भानुगुप्त। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आ गया है आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? ठीक है, तो एक बिल्कुल नया क्वेश्चन है जो आप सभी बच्चे नहीं जानते होंगे। अब दिया गया है ऑप्शन, चलो ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़िए अच्छे से, ABCD। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला है दसपुर अभिलेख, ऑप्शन बी है शौगौरा अभिलेख, सुपिया अभिलेख और है एरन अभिलेख। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? विश्व का प्रथम विज्ञापन, विश्व का प्रथम विज्ञापन, तो कौन सा अभिलेख जाना जाता है? दसपुर अभिलेख, दसपुर अभिलेख। अब हमें ये देखना है कि ये जो दसपुर अभिलेख है कौन से राज्य में या कौन से जिले में स्थित है। तो दसपुर अभिलेख स्थित है मंदसौर जिले में, मंदसौर जिले में। और मंदसौर जिला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप सभी को नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है कि विश्व का प्रथम जो विज्ञापन है, ठीक है, विज्ञान लिखा गया है, ये विज्ञापन है, वो कौन से अभिलेख से हमें प्राप्त होती है? दसपुर अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दसपुर अभिलेख। ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था उज्जैन, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति या पाटलिपुत्र। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक जगह दिखाई दे रहा होगा, ताम्रलिप्ति। ठीक है, तो गुप्त काल में बंगाल में एक बंदरगाह था। ठीक है, चलिए ताम्रलिप्ति के बारे में बताती हूँ। गुप्त काल में बंगाल में एक बंदरगाह था, बंदरगाह था जिसे ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह किसे कहा जाता था? तो बंगाल में एक बंदरगाह स्थित था। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है जो स्थित था पाटलिपुत्र में स्थित था। कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में स्थित था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
महायान जो कि क्या था, चीनी यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उन्होंने एक अस्पताल का उल्लेख किया है और यह जो अस्पताल है कहाँ स्थित है, पाटलिपुत्र में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और आप सभी बच्चे जरूर कमेंट करके बताते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में निम्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? वर रुचि, शंकु, छपनक और अमर सिंह। जैसे कि मैंने अभी बताया ही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों को आप कैसे याद रख सकते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है, काव, अव, घट, बेशम, छद, ठीक है। ट्रिक है हमारा काव, काव, कौवा को याद करके आपको काव याद रखना है। किसको याद करोगे आप? कौवा को याद करोगे। जब भी आप कौवा को देखोगे अपने घर के आसपास तो आपको बिल्कुल काव याद होना चाहिए, ठीक है, काव। उसके बाद औ, घट, बेशम, घट, बेशम, छद, ये है ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों को याद रख सकते हैं। क से है कालिदास, और कालिदास की रचनाओं को आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। और कालिदास हमारे छत्तीसगढ़ भी आए थे और रामगढ़ की पहाड़ी पर उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। साथ ही साथ आप देखेंगे इधर वराहमिहिर, और उसके बाद है अमर सिंह, वर रुचि, घट खरपर, बेताल भट्ट, शंकु, छपनक और है धन्वंतरी। आयुर्वेदिक चिकित्सा के जो प्रणेता हैं वो है धन्वंतरी। और सुश्रुत कौन है? सुश्रुत, सुश्रुत आप जानते हैं सुश्रुत कौन है? आज आप प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, ठीक है, आपका चेहरा जैसे नहीं है उसको आप अगर स्पेशल शेप आकार देना चाहते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। और प्लास्टिक सर्जरी के जो प्रणेता हैं वो हैं सुश्रुत। शल्य चिकित्सा के जनक, शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत। शल्य चिकित्सा के जनक हैं सुश्रुत, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित है। तो आंसर आपको एक बार कमेंट जरूर करना है। फलित ज्योतिष से किनका संबंध है? तो छपनक का है। किसका संबंध है? छपनक का है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ गया है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास किसके शासनकाल में थे? अभी तो आंसर पता ही चल गया होगा। कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे, ठीक है। ऋतुसंहार, मेघदूतम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की है? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में शामिल है। तो आंसर आ जाएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट कौन से काल में थे? आर्यभट्ट गुप्त काल में थे। गुप्त काल के प्रमुख गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल के प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलविद थे आर्यभट्ट। गुप्त काल के प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोलविद, खगोलविद कौन थे? आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट की रचना का नाम है, पहला है ब्रह्मा सिद्धांत। क्या है? ब्रह्मा सिद्धांत। और दूसरी रचना है आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम। आपको ध्यान रखना है कि जो आर्यभट्ट थे वो गुप्त काल ही में ही थे, जो कि एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद हैं। तो इनके द्वारा ही बताया गया था कि अब धुरी पर घूमने के कारण, जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी आर्यभट्ट ने, क्योंकि ये प्रसिद्ध क्या थे? खगोलविद थे। तो ध्यान से सुनिएगा और कमेंट करते हुए जरूर बताइएगा, ठीक है।
थोड़ा सा शांत रहेंगे, है ना, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ब्रह्म सिद्धांत और आर्यभट्टियम के जो रचनाकार हैं वो कौन है। ठीक है, दोबारा से माफी नहीं मिलेगी, है ना। चलो इस बार तो मिल गई आपको। चलो तो हो जाएगा हमारे ब्रह्म सिद्धांत और आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्ट होंगे, ठीक। नेक्स्ट, अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा जी आप बताएंगी इसका आंसर। चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इंग्लैंड में भारत स्वशासन समिति की स्थापना की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, इनमें से कोई नहीं। ये मॉडर्न इतिहास का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं मेरे, तो उनको ये आंसर का जवाब जरूर देना है। पल्लवी बताओ क्या होगा आंसर? बिल्कुल गलत जवाब दिया है आपने, ठीक है। क्या पढ़ती हो, एक भी आंसर सही नहीं बता पा रही हो। चलो तो आंसर हो जाएगा हमारा श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा होगा। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इंडिया हाउस की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और कब की थी? 1905 में की थी। कब की थी? 1905 में की थी। साथ ही साथ उन्होंने इंग्लैंड में भारत स्वशासन की भी स्थापना की थी। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया है आपके समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन की संख्या है वो काफी अधिक है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है क्या हो सकता है। तो देवगुप्त के नाम से जाने जाते थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। जैसे कि मैंने बताया कि गुप्त शासक जितने भी थे वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म का आशय है कि भगवान विष्णु को मानने वाले। कौन से भगवान को मानने वाले? भगवान विष्णु को मानने वाले, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कहीं दूर नहीं जाएंगे हम, हमारे छत्तीसगढ़ का ही एग्जाम्पल लेंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित है सिरपुर। और सिरपुर में एक मंदिर स्थित है जो कि बिल्कुल लाल ईंटों से बना हुआ है। कौन सा मंदिर है वो? लक्ष्मण मंदिर। और लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है भगवान विष्णु जी, है ना, जो कि गुप्तकालीन मंदिर का एक उदाहरण है। और गुप्त शासक भगवान विष्णु के पुजारी थे, विष्णु के उपासक थे, इसलिए उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले जो शासक हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। हालांकि ये वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन इन्होंने सभी धर्मों के प्रति अपनी उदारता दिखाई है। चाहे वो कोई भी इंसान हो या कोई भी जनता हो, उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि आप सिर्फ वैष्णव धर्म को मानिए। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति अपनी उदारता दिखाई, चाहे वो जैन हो या बौद्ध हो। जितने भी जनता थे वो अपने हिसाब से धर्मों का पालन करते थे। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चाहे वो मंदिर स्थापत्य हो, कला हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, ठीक है, सभी क्षेत्रों में गुप्त काल ने प्रगति दिखाई है। इसलिए इसको गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चाहे साहित्य के क्षेत्र में भी हो, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, क्रियाता जुर्नियम, ठीक है, स्वप्नवासव दत्ता, चारु दत्तम, मालविकाग्निमित्रम, पंच सिद्धांतिका, ठीक है, सबकी रचना आपको गुप्त काल में ही नजर आती है। तो रचना से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन गुप्त काल में पूछे जाते हैं। तो आपको आंसर बताना है कि ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो परम भागवत या परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले जो शासक हैं हमारे, वो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है? चंद्रगुप्त
द्वितीय, तो ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो टाइम पीरियड है 380 से 412 ईस्वी। आंसर हो जाएगा जी हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। आंसर क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो सकता है हमारा आंसर? तो हमारा आंसर क्या होगा? एक होगा, 1 और 2, ऑप्शन बी। देखो, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, बिल्कुल सही है। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन था। हालांकि विंध्य शक्ति इसके संस्थापक थे। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन आता है। विंध्य शक्ति के बाद कौन आता है? प्रवरसेन आता है। तो हमारा ये जो कथन है तीसरा, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम वास्तविक शासक की बात करें या प्रसिद्ध शासक की बात करें तो वाकाटक वंश का जो प्रसिद्ध शासक रहता है वो प्रवरसेन ही रहता है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कथन सही है, तो कथन कौन सा सही है? 1 और 2 सही है। सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। साथ ही साथ वाकाटक वंश का जो पहला राजा था वो प्रवरसेन था। लेकिन हमको पूछा जाए वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं? घंटसाला, बोधगया, नागार्जुनी कोंडा, अमरावती। तो आपको बताना है। देखो, आर्यक स्तंभ का जो संबंध है वो अमरावती से है। ठीक है, आर्यक स्तंभ बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसी स्तंभ में चारों दिशाओं के बारे में वर्णित किया गया है या वर्णन है। चारों दिशाओं के बारे में इस स्तूप में बताया गया है। और आर्यक स्तंभ कहाँ है? अमरावती में स्थित है। और अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और जो आर्यक स्तंभ का संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरावती। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नासिक अभिलेख का संबंध है गौतमी पुत्र, हाथी गुम्फा, कलिंगराज खारवेल, बिल्कुल सही है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय, गिरनार, रुद्रदामन। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। चलिए, अभिलेख और शासकों का नाम हमें सुमेलित करना है, बेमेल को छांटना है। तो नासिक अभिलेख का संबंध बिल्कुल सही है, गौतमी पुत्र सातकर्णी से है, सातवाहन शासक जो थे। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, उड़ीसा, बिल्कुल सही है, हाथी गुम्फा। भीतरी स्तंभ लेख पुलकेशिन द्वितीय एकदम गलत है, क्योंकि भीतरी स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। भीतरी स्तंभ लेख का जो संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से है। और स्कंदगुप्त जो थे इन्होंने हुन आक्रमणों को रोका था या हुनों को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। और इसका जो जानकारी है हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। जो गुप्त शासक हैं स्कंदगुप्त, इन्होंने हुनों को परास्त किया था। किसको परास्त किया था? हुनों को परास्त किया था। इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख में देखने को मिलती है। और गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और गिरनार पर्वत का जो संबंध है या गिरनार अभिलेख का संबंध है वो रुद्रदामन प्रथम से है। किससे है? रुद्रदामन प्रथम से है। और सुदर्शन झील का संबंध किससे है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया है, लेकिन इसका पुनर्निर्माण कौन कौन से शासकों ने करवाया है? सब शासकों का नाम आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि भीतरी स्तंभ लेख का जो संबंध है गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है। तो आंसर
आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, सुमेलित करना है आपको, सही जोड़ी मिलाना है। क्या मिलाना है? सही जोड़ी मिलाना है। शुंग, सातवाहन, कदंब और चंदेल का जो संबंध है, उनकी राजधानियां हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, तो आपको सही सुमेलित करना है। तो 19 का आंसर आपको बताना है। 19, चलिए मैच करते हैं, मैच करते हैं, ठीक है। शुंग पाटलिपुत्र, शुंग पाटलिपुत्र, उसके बाद सातवाहन पैठन, ठीक है, पैठन, उसके बाद कदम का है बनवासी, चंदेल का है महोबा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो सही जोड़ी को मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे क्योंकि राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आएगा आपके समक्ष फिर से सीजी टेट। हम सीजी टेट का बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में नवीनतम बैच स्टार्ट होने वाली है हमारे एकेडमी में। बड़े ही विषय विशेषज्ञ हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और इसमें जो राकेश सर जी हैं वो चयनित शिक्षक हैं जो आपको बेहतरीन मार्गदर्शन दे सकते हैं सीजी टेट के लिए कि आपको कैसे पढ़ना है, पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट हैं, पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट हैं, आपको कौन सा पेपर दिलाना है। तो सारी जो जानकारी है आपको हमारे संस्थान में प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। सिलेबस के साथ, सिलेबस भी अगर आपको नहीं पता है तो भी हमारे यहाँ बताया जाएगा। और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो आप जानने के इच्छुक हैं, आप जानना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर में कॉल कीजिए। और बिल्कुल न्यूनतम शुल्क है सीजी टेट का फीस, तो आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 15 मई से स्टार्ट होने वाली है हमारा ये सीजी टेट का बैच। नेक्स्ट, अब निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा विकल्प को चुनिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट है जो यहाँ पर आ गया है, तो दिक्कत नहीं लेंगे, नंबर बस चेंज हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। तो कथन 1 में दिया गया है कि कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी शक्ति द्वारा नहीं। तो क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कपिल मुनि ने जो बात कही है उनसे रिलेटेड जो कथन है ये दोनों सही हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए, वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल हैं। इसी तरह अगर हम सभी षट दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि। योग के प्रणेता है पतंजलि। न्याय के हैं गौतम। सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कपिल। न्याय दर्शन के प्रणेता हैं अक्षपाद गौतम, ठीक है। तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी संबंधित क्वेश्चन बनता है। पूर्व मीमांसा है जैमिनी। पूर्व मीमांसा का संबंध किससे है? जैमिनी का है। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायन। उत्तर मीमांसा बादरायन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, अभी कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग को बने रहना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, वकाटक और चालुक्य। तो बताइए क्या हो सकता है हमारा सीक्वेंस? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी आंसर। 1 2 3। सातवाहन के बाद आते हैं वकाटक, वकाटक के बाद आते हैं चालुक्य। तो सातवाहन, उसके बाद है वकाटक और वकाटक के बाद आएंगे चालुक्य। ठीक है जी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से आपको यहाँ पे सुमेलित करना है क्योंकि ऐसे सुमेलित वाले क्वेश्चन में आपको 3 से 4 फैक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं। तो आपको आंसर बताना है क्या हो सकता है। चलिए तो मैच करते हैं। सबसे पहले न्याय दर्शन का है तार्किक चिंतन। उसके बाद मीमांसा दर्शन का है वैदिक अनुष्ठान करना।
सांख्य दर्शन का संबंध है वास्तविक ज्ञान अभिग्रहण, उसके बाद वेदांत दर्शन का है आत्मज्ञान। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य पांडिचेरी की संधि कब हुई थी? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य पांडिचेरी की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1754 में हुई थी। कब हुई थी? 1754। लेकिन कहीं कहीं पे 55 भी लिखा रहता है, तो आपको ध्यान नहीं देना है, 1754 ही ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि 1755 लिख दिया है, लेकिन 1774, ठीक है, 1754-55 आपको याद रखना है। पांडिचेरी की जो संधि है, चेरी की संधि 1754-55, ये दोनों को याद रखना है। किसी किसी ऑप्शन में कभी 54 दिया रहता है, किसी किसी ऑप्शन में 55 दिया रहता है। तो पांडिचेरी की जो संधि होती है, ठीक है, कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में पांडिचेरी की संधि होती है। किसी किसी बुक में 1754 दिया गया है, किसी किसी बुक में 1755 दिया गया है। तो आपको दोनों डेट को याद करके रखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुषाण, गुप्त, सातवाहन, कलचुरी। तो आपको मिलान करना है। ठीक है, कुषाण का संबंध स्वर्ण एवं ताम्र से है, गुप्त का संबंध स्वर्ण एवं रजत से है, क्योंकि गुप्त काल में जो स्वर्ण के सिक्के थे उसको दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। तो सातवाहनों का गलत है। सातवाहनों ने किसके सिक्के जारी किए थे? सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। शीशे, देखो, कांच के सिक्के जारी किए थे। तो आपको याद रखना है स से सातवाहन और स से सिक्के। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और इन्होंने सोना नहीं, तांबा और चांदी मिश्रित, तांबा और चांदी मिश्रित पोटीन के सिक्के चलाए थे। दोनों को पोटीन बोला जाता था और इसके सिक्के सातवाहनों ने चलाया था। लेकिन सातवाहनों के अधिकतर जो सिक्के होते हैं वो कांच के या शीशे के प्राप्त हुए हैं, और इन्होंने पोटीन, तांबा और चांदी मिश्रित करके, दोनों धातुओं को मिश्रित करके एक सिक्का चलाया था जिसको बोला गया है पोटीन। लेकिन हमको यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। कौन? मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ये मौर्य वंश का शासक है, मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, गुप्त नहीं बोलेंगे। अभी चंद्रगुप्त 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 हम पढ़ रहे थे, तो आप सभी बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया था। इसके बाद इसके बेटे आते हैं बिंदुसार। चलिए हम मौर्य वंश के जो राजा हैं उनका ट्रिक भी याद कर लेते हैं। क्या था ये ट्रिक? चांद बिंदु आशा कर, चांद बिंदु आशा कर, दास सदा सब्र है, दास सदा सब्र है। तो इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं हमेशा आप लोग को बताई हूँ। आप लोग इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप लोग इसका जो फुल फॉर्म है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं नेम बस एक बार ले देती हूँ। चांद से हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से हो जाएगा बिंदुसार, आ से हो जाएगा क्या? आशा से हो जाएगा अशोक, अशोक के बाद कौन आया? कुणाल, और दा से दशरथ, सा से शालीशुक, फिर सतधनवा, ठीक है, संप्रीति आएगा, फिर यहाँ पे देवमर्मन आएगा, सतधनवा आएगा, बृहद्रथ आएगा। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होगा वो होगा बृहद्रथ। कौन होगा? बृहद्रथ। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर ने उसे भेजा था, और मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के समाज को 7 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसकी जानकारी हमें इनकी पुस्तक इंडिका में मिलती है।
किसमें मिलती है? इंडिका में मिलती है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, जिसमें उन्होंने बताया है मौर्य साम्राज्य के समाज के बारे में, और वहाँ के समाज को इन्होंने 7 भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन किया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है इंडिका में। हालांकि कौटिल्य ने भी बताया है, लेकिन हम इंडिका के बारे में देखेंगे। सार्थवाह किसे कहा जाता है? तो जो व्यापारी के काफिले रहते थे, ठीक है, व्यापारियों के जो काफिले रहते थे उसको मौर्य साम्राज्य में बोला गया है सार्थवाह। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? ठीक है, तो कौन से स्थान में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है? तो आप बताएंगे तो हो जाएगा हमारा कालसी। कालसी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेख और वह स्थान जिस राज्य में है। धौली क्या उड़ीसा में है? एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश, जौगढ़ मध्य प्रदेश, कालसी उत्तराखंड। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो बता सकते हैं आप, आंसर बताइए क्या होगा। चलिए मैच करते हैं। धौली ये कहाँ स्थित है? क्या ये उड़ीसा में स्थित है? धौली। एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। जौगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। कालसी कर्नाटक में स्थित है। बताओ, अभी तो जस्ट बताया था कालसी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और जौगढ़ ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। धौली उड़ीसा में स्थित है, और एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो हमको 1 और 2 अर्थात हमारा जो ऑप्शन होगा केवल 2 युग्म, यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। केवल 1 युग्म, केवल 3 युग्म, केवल 2 युग्म और सभी चारों युग्म। लेकिन हमारे पास जो सही सुमेलित है वो केवल 2 युग्म है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है? केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। धौली उड़ीसा, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश, और जौगढ़ और कालसी गलत दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मैच है वो इससे नहीं हो रहा है। कालसी जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। जौगढ़ ये भी उड़ीसा में है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा धौली और आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं, ठीक है। कितने युग्म सुमेलित हैं? 2 युग्म सुमेलित हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी। तो अशोक के जो अभिलेख हमें मिले हैं वो कौन कौन से स्थानों से मिले हैं? तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अशोक के जो वृहद शिलालेख हैं, जो 14 शिलालेख हैं अशोक के, वो निम्न स्थानों से पाए गए हैं। उसके लिए एक ट्रिक है, तो उस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। शाम को जो शोध है, शाम को जो शोध है वो गधो होत है। ये एक ट्रिक है और इस ट्रिक को मैंने कई बार से बताया है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। अशोक के अभिलेख कौन कौन से स्थानों से प्राप्त हुए हैं, वो 8 स्थानों का नाम आप इस ट्रिक के जरिए बता सकते हैं। तो इस ट्रिक का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता देंगे, ठीक है जी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? 29, ठीक है। धार्मिक संश्लेषण के बारे में, ठीक है, या अशोक के धम्म की व्याख्या कौन सा शिलालेख करता है? 12वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, ठीक है। कई लोग 13वां शिलालेख बोल देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और एक क्वेश्चन है जिसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया था, जिसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। अब हमको यहाँ पे आंसर जानना है 29 में, तो हमारा आंसर होगा 12वां शिलालेख।
लेकिन अगर हम 13वें शिलालेख की बात करें तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसके लिए एक ट्रिक है, चलिए ट्रिक याद करते हैं हम। कौन सा ट्रिक है हमारा, तो नोट कर लीजिएगा जिनको पता नहीं होगा। राजा महाराजा आजा, कई बार से बताई हूँ लेकिन आप लोग भूल गए होंगे। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, वैश्या सबका काल है। हम इस ट्रिक के जरिए बड़ी आसानी से बौद्ध संगीतियों को याद कर सकते हैं। पटाओ मत आशिक, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी कंगाल है। तो इस ट्रिक के जरिए हम बड़ी ही आसानी से बौद्ध संगीतियों को याद कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, राजा, राजा से हो जाएगा राजगृह, महाराजा से हो जाएगा महाकश्यप, आजा से हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको हम। राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप, ठीक है, आजा से अजातशत्रु। फिर ये हो गया हमारा प्रथम बौद्ध संगीति, फर्स्ट बौद्ध संगीति। ठीक है, उसके बाद वैश्या से हो जाएगा वैशाली, वैशाली के बाद सबाकामी, साबाकामी। फिर काल से हो जाएगा कालाशोक, काल से हो जाएगा कालाशोक। पटाओ से हो जाएगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद मत से हो जाएगा, ये ता है जी, ता। ठीक है, मोगली पुत्र तीस, मोगली पुत्र तीस। उसके बाद इधर अशोक, कुंवर से हो जाएगा हमारा कुंडलवन, कुंडलवन। ठीक है, जी से हो जाएगा हमारा वसुमित्र, अध्यक्ष थे वसुमित्र। और कंगाल से हो जाएगा हमारा कनिष्क, कंगाल से कनिष्क। ठीक है, तो देखो ये जो राजा महाराजा आजा है हमारा फर्स्ट बौद्ध संगीति है, वैश्य सबका काल है हमारा दूसरा बौद्ध संगीति है, पटाओ मत आशिक हमारा तीसरा बौद्ध संगीति है, कुंवर जी कंगाल है हमारा चौथा बौद्ध संगीति है। तो अब हम देखते हैं कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बौद्ध संगीति को देखते हैं। तो इसमें लिखा गया है राजा, राजा से हो जाएगा राजगृह। फर्स्ट बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। और इस दौरान जो राजा थे वो थे अजातशत्रु। राजा कौन थे, अजातशत्रु थे। अगर हम द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, वैशाली में किया गया था। उसके बाद उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सबाकामी ने की थी। और इस दौरान राजा कौन थे, कालाशोक थे। कौन थे, कालाशोक। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति में हम चलते हैं। तो तीसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो पाटलिपुत्र में किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस ने और राजा कौन थे, अशोक थे। चौथी बौद्ध संगीति कुंवर जी कंगाल है, कु से कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर, जी से वसुमित्र और कंगाल से है कनिष्क। ठीक है, तो आपको इसको देखना है, तृतीय बौद्ध संगीति को देखना है। इसको देखो, इसको, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये देख सकते हो, पटाओ मत आशिक को देखना है ना। पटाओ से हो जाएगा पाटलिपुत्र, अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तीस ने और आशिक है अशोक। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था, अशोक के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बचा है जी 2 क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन कौन से जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो आपको देखना है 2 और 4। तो अशोक और दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, अशोक एवं दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये है लास्ट क्वेश्चन आपका। रज्जुक कौन थे? ये मौर्यकालीन अधिकारियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो रज्जुक है वो मौर्य प्रशासन में या मौर्य शासन में अधिकारी थे, ठीक है। तो आप सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि इसी तरह के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके एडीओ के लिए हमारे एकेडमी में करवाई जा रही है। तो आप सभी बच्चे हमसे ज़रूर जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, साथ ही साथ लाइक भी करेंगे। और मैं फिर से बता दे रही हूँ कि सीजी टेट 2026 की न्यू बैच हमारे एकेडमी में स्टार्ट हो गई है, तो आपको ज़रूर एडमिशन लेना है। 15 मई से हमारी ये बैच स्टार्ट होगी। तो सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।